अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन वर्ल्ड टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नॉर्वे की सियासत में जलजला भूचाल पैदा कर दिया, लर्जादारी कर दिया। इनसे पहले भी हमने 2 इंटरव्यू लिए थे, लेकिन कल एक खुशखबरी मिली है हमें। तो सबसे पहले उस खुशखबरी पे मुबारकबाद देंगे और इसका कारण क्या बना वो पता करेंगे कि माशाल्लाह एक पाकिस्तानी खातून को और यूरोप में रह के उन्होंने इतनी तरक्की की कि उनको बाकी नाजरीन आपकी जुबान से सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी टीम की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से। जितने नाजरीन देख रहे होंगे आपकी बात सुनेंगे और बताइएगा माशाल्लाह ये मार का किस तरह मार लिया। यूरोप वाले तो तारकीन वतन से तंग आ रहे हैं, कहाँ इनको ये निकालने, तो कहाँ एक माशाल्लाह एक पाकिस्तानी रह के और हो के और आपने वो कारनामा कर दिखाया। अब नाज़रीन को बताइएगा, थोड़ा सा तारफ भी करवा दें अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा नाम तो है अतिया मिर्ज़ा महमूद, और मैं नॉर्वे की सियासत में कह लें कि एक्टिव हूँ। अभी यहाँ पे नॉर्वे में इंतखाब हुए थे 11 सितंबर को, और ये बल्दियाती इंतखाब थे। इस सिलसिले में मैंने भी हिस्सा लिया था। मेरी जो पार्टी है सोशलिस्ट लेफ़्ट पार्टी, उसके लिए मैं खड़ी हुई थी सीट के लिए। और इंतखाब में आपको पता है फिर कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है, और आपकी जो ज़रूरी बातें जो उठानी होती हैं वो यही होता है ना, वो कहते हैं ना, कपड़ा रोटी मकान, ये सबसे ज़रूरी चीज़ पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़रूरी है और यहाँ नॉर्वे में भी ज़रूरी है। तो इस बुनियाद पे आप कह लें कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि हम सब तबकों को उठा सकें। तो मैंने अपनी आवाज़ इसलिए पॉलिटिक्स में शामिल की, और अल्लाह की वजह से यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे सीट मिल गई है। और इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सब ने जिन्होंने वोट भी दिया। ये जो ओस्लो की पार्लियामेंट है, ये इस तरीके से है जैसे कि एक तो होती है जो नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट, फिर होती है जो, क्योंकि ओस्लो चूँकि वो है दारुल अमान है नॉर्वे का, तो यहाँ की पार्लियामेंट जो है वो उसी तरीके से है जैसे कि नेशनल लेवल पे। तो 59 सीटें होती हैं, उनमें से एक सीट अब मेरी है जो कि पक्की सीट इसको कहा जाता है। तो अब कोशिश यही है आगे 4 साल के लिए कि अच्छा काम कर सकें, और जिन्होंने वोट दिए हैं अब कह लें कि वो एक उन्होंने एक इमानत है जिसको हमें ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से उठाना भी है, संभालना भी है, और उनकी आवाज़ जो है वो आगे पेश करनी है। तो ये काम जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है, और मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इसको कौंसल कहेंगे हम, ओस्लो की कौंसल, उसमें कौन सा आपके पास होता है? कौंसलर बनी है तो या कोई और ओहदे से खिदमत करेंगी अवाम की? हम्म दरअसल इसको कौंसलर ही कहा जाता है, और चूँकि कमेटियाँ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो अभी नहीं बैठी। वो 25 अक्टूबर को कह लें कि फ़ाइनल हो गया डिसीजन कि आप कौन सी कमेटी में आते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं नाइब रही हूँ, वो था हेल्थ एंड सोशल कमेटी जो है उसमें। तो आगे अब देखते हैं, जो कि जब सीटें जिस तरीके से बांटी जाती हैं उसके मुताबिक फिर ये होता है कि आप क्योंकि हम अपोजिशन में आए हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो पोजीशन में हैं पहले वो अपनी गवर्नमेंट, ओस्लो की गवर्नमेंट बनाएं। फिर उसके बाद फिर जो 25 अक्टूबर को जब हम सब बैठेंगे तो फिर बांटा भी जाएगा कि आपको कौन कौन सा जो कमेटी है वो मिलती है। लेकिन कहा यही जाता है कि जो भी बैठे होते हैं ना वो काउंसलर होते हैं। तो क्योंकि हमने फैसले करने शहर के लिए, और अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को तो सामने रखना ही होता है, लेकिन मिलके भी चलना पड़ता है दूसरी पार्टियों के साथ। अच्छा, असल सियासत होती यही है जो कौंसल की सतह पे हो, क्योंकि बाद में मरकजी सियासत तो ऊंचे लेवल की चली जाती है। आपने खिदमत जाके खुद गली कूचों में गई होती है, तो कांटेदार मुकाबला था कि आसानी से आपने मुकाबले में हरा दिया? और मुकाबले में कौन थे? ये कोई नॉर्वेजन थे या कोई वो भी गैर मुल्की? नहीं, मुकाबला तो सख्त होता है, इसमें कोई शक नहीं।
इस वजह से एक बात तो ये थी कि चूँकि हमारी गवर्नमेंट पहले 8 सालों से थी, तो हमारी तो यही कोशिश थी कि हम ही आगे भी चल सकें, हमारी ही पॉलिटिक्स चले। इस लिहाज से मुकाबला बहुत सख्त था, और मैं तो ये भी कहूँगी कि बहुत ही कह लें कि मार्जिन जो जिस पे हमें सीटें मिली हैं, वो मार्जिन जैसे 59 मुकम्मल सीटें होती हैं, हमारी जो है जो लेफ़्ट साइड है उनको मिली हैं 27-28, ठीक है ना। तो फिर दूसरे जो हैं ज़ाहिर है वो फिर उनको ज़्यादा मिली, तो 2-3 सीटों का ही फ़र्क आप कह सकते हैं कि हुआ है। बाकी ये है कि जब आप सीट के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं या खड़े होते हैं, तो दूसरे भी होते हैं। अब हमारी जो अपनी जो पार्टी की लिस्ट थी उसमें 10 थे जो कि उम्मीदवार थे कि उनको पक्की सीट मिल सके। उसमें से ये होता है बलदियाती इंतखाब में, ये होता है कि आपको एक तो पार्टी के लिस्ट में जो आपको पोजीशन होती है वो होती है, मैं छठे नंबर पे थी उस लिस्ट में। उसके अलावा आपको पर्सनल वोट भी मिल सकते हैं। तो अगर कोई आपको, वो इस तरह होता है कि आपके नाम के सामने क्रॉस लगाया जाता है। इस लिहाज से अब मेरी पोजीशन जो है चौथे पे आ गई जब गिनती हुई। और इस चीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबको कि उन्होंने एतबार किया कि जहाँ जहाँ जाके हम मिले हैं, जहाँ जहाँ हमने डिबेटों में हिस्सा लिया, जहाँ हमने अपनी पॉलिटिक्स के मतलब बताया है, तो वो मुकाबला तो सबके साथ ही होता है, तो अपनों के दरमियान भी होता है। मुकाबला बड़ा सख्त था, तो लेते हैं छोटा सा वक्फा, और इस मुकाबला जो कांटेदार आपने किया है, वक्फे के बाद बाकी पूछेंगे। नाज़रीन ले रहे हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। मुकाबला कांटेदार हुआ था, वही रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया हमारी एक पाकिस्तानी बहन ने, और आके अच्छा ये बताइए कि जो मुश्किलात होती हैं एक तारकीन वतन को यहाँ यूरोप में खास तौर पे, तो आपको भी यकीनन बहुत पुरानी रहने वाली है, मेरे ख्याल पैदाइश भी आपकी यहाँ है, लेकिन हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या क्या किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा आपको? सबसे अव्वल जो मुश्किल बात है वो ये है कि आप अब शायद देख रहे होंगे कि मैं हिजाब भी इस्तेमाल करती हूँ। ये कोई आम चीज़ तो है नहीं यूरोप में। इसके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा कह लो कि जद्दोजहद करनी पड़ती है कि आप जो लिबास पहनना चाहते हैं वो आपको राइट्स मिलें, ठीक है। तो इस लिहाज से इतने ज़्यादा है नहीं जो कह लें कि मेरी तरह का लिबास पहन के तो ओस्लो की पार्लियामेंट में बैठे हैं जिनको ख़ास तौर पे पक्की सीट मिले। तो ये एक इस चीज़ की भी बहुत कह लें कि मुबारकबाद मिली है। ख़ास तौर पर मुझे जो ख़वातीन हैं और यंग लड़कियां जो हैं उनकी तरफ से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोग हैं वो आगे आएँ, उन ओहदों में आएँ जहाँ पे फ़ैसले किए जाते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। चूँकि अब हम मेरी भी पैदाइश यहीं की है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, हमने बच्चे भी यहीं पे हैं, हमें आगे यहाँ मुस्तकबिल बनाना है, तो फिर हमें माशरे के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन माशरे के साथ चलने के लिए हमें वो तब्दीली भी लेके आनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं कि सब लोगों के लिए बेहतर है, और माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे। तो ये चीज़ कि एक तो माइनॉरिटी होना, दूसरा ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, दिखाते हैं, ये चीज़ें ज़रा मुकाबला सख्त हो जाता है। और आपको पता है कि रेसिज्म तो है ही यूरोप में, तो ऐसी चीज़ों का तो सामना करना पड़ता है, तो थोड़ा सा बहादुरी से लड़ना पड़ता है, ये तो है। एक पाकिस्तानी खातून तब्दीली लाना चाहती हैं इस मुआशरे में, खवातीन के हकूक, बच्चों के हकूक, मिनारिटी के हकूक और मजहबी हकूक, ये सब लाना चाहती हैं, तब्दीली करना चाहती हैं। तो आपके ज़हन में एक माटो होता है कि मैं ये करूंगी या करूंगा आके, तो आपने क्या सोचा, सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? सबसे पहला जो है वो ये है कि हमें ज़रूरत है, सिर्फ यूरोप में नहीं, नॉर्वे में भी आप हैरान हो जाएंगे कि हम थोड़ी सी गुर्बत की तरफ आ रहे हैं। और इसका वो उस टाइप की गुर्बत नहीं जो कह लें कि पाकिस्तान या दूसरे गरीब मुल्कों में जिनके इतने नहीं हैं, इकोनॉमी जिनकी इतनी नहीं है, उस टाइप की नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लफ्ज़ नया कह लें कि इजाद किया गया है
कि महंगाई का दौर, उर्दू में तर्जमा करेंगे तो महंगाई का दौर, उसमें से अब जो गुजरे हैं, तो लोगों को जो जिनको नहीं आदत थी कि आपके पास खाने को ना हो मुकम्मल तौर पे, आपको लाइन में लग के जो इमदादी NGOs हैं जो देती हैं, उसमें लाइन में लग के आप खाना ले रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी इनकम कह लो कि एवरेज है, वो भी जाके उन लाइनों में खड़े होके तो अब खाना और मदद मांगने के लिए तैयार हैं। जब हम इसकी वजह तो ये है ना कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूरोप में हो रहा है, एक तो वो जंग है, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर करी है, वो नॉर्वे के इकोनॉमी पे भी करी है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले ख़ास तौर पर जो जैसे ओस्लो शहर है, ये तकरीबन दुनिया के हर जो बड़े शहर होते हैं, आप लंदन में भी देख लें, आप बर्लिन में भी देख लें, बड़े शहरों में ख़ास तौर पर ज़्यादा नज़र आता है जो फ़र्क होता है तबकों में, ठीक है, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास में, और वो यहाँ पे भी है। तो हम जिसको कहते हैं ना कि शहर बटा हुआ है, वो है यहाँ पे भी। ये कोई है जिनके पास बहुत ज़्यादा है और कुछ हैं जिनके पास गुजारे लायक है। और अब चूँकि जिनके पास जो मिडिल क्लास है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा इस दौर में, तो वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके लिए हमें ख़ास तौर पर ये देखना पड़ेगा कि बच्चों वाली फैमिलियाँ जो हैं और जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए हम किस तरीके से मुफ्त वेलफेयर के इंतज़ामात कर सकें। जैसे कि हमने किया है कि स्कूल के बाद जो तफरी होती है वो फ्री में होनी चाहिए, ठीक है, आपको फ़ीस ना देनी पड़े। आप अगर किराए पे घर ले रहे हो तो आपको जो सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, उसको बढ़ाया जाए, फैमिली वाली ख़ासतौर उनके लिए। इसके अलावा जो है ये है कि स्कूल में फ्री खाना मिला जाए, ताकि कोई बच्चा जो है वो भूखा ना रह सके। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ये सिटी काउंसिल में डिसाइड की जाती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह करते हैं कि एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। तो नाजरीन, नॉर्वे में भी महंगाई का दौर है, बेरोजगारी की वजह या दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, ऊंच नीच का भी बताया है अतिया मिर्जा साहबा ने। तो वक्फे के बाद हम इनसे और दिलचस्प किस्म के सवाल पूछेंगे। लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर अतिया मिर्जा साहबा हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि माशाल्लाह खुद भी बच्चे हैं, दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। तो इस तरह मैं पूछूंगा कि मेंटेन किस तरह करती हैं आप? शादीशुदा हैं, मियाँ भी हैं, घर होती है, बच्चों की सपोर्ट होती है, तो साथियों की सपोर्ट होती है, तो ये मुकाम हासिल करता है। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये जब आप ऐसे सियासत में आते हैं तो आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है अकेले हो नहीं सकती, जब आपकी फैमिली है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम फैमिली मीटिंग करते हैं, हम बात कह लें कि सीट लेने से पहले या इस शोबे में आने से पहले ये चीज़ हमने आपस में डिसाइड कर ली थी फैमिली में कि ऐसे होगा और वक्त देना पड़ेगा। तो कोई भी काम आप करें, बेशक वो कोई सियासत हो या किसी और शोबे में हो, और आप अगर उसको मुकम्मल तौर पे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका कोई कह लें कि अच्छा रिज़ल्ट भी आए, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और सब ने बहुत ताउन किया, मैं ये भी कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया फैमिली का भी और मेरे हस्बैंड का भी, जो कि बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। हम जो हैं, हम एक ही चीज़ के लिए कहते हैं ना, जैसे कि हमारा जो वो क्या कहा जाता है कि हम एक ही चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, और हमारी सोच भी काफ़ी मिलती जुलती है। इस वजह से भी इंसान जो है इस तरह की फील्ड में आ सकता है। मुश्किल होना था अगर सोच ना इतनी मिलती और हम इत्तेफाक ना होता, आपस में इत्तेफाक की बात होती है सारी। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे नज़रिए से चाहे वो औरत हो या मर्द, अगर उनके वो काबिल हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो कुछ कर सकते हैं अपने माशरे के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। एक समझिए आप कह लें कि एक सवाब का भी काम है,
और अगर तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें उस काम में, किसी भी पेशे में, कोई डॉक्टर है अगर मेडिसिन स्टडी की है या लॉ स्टडी की है या और भी कोई बहुत से पेशे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये ऊंचे वाले लॉन्ग स्टडीज़ वाले हों। वो जो ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके कोई साथ दे। जब तक आप एक दूसरे का घर तभी चलता है ना जब दोनों मिलके साथ दें। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप इत्तेफाक रखें घर में तो फिर सारे काम हो सकते हैं और सबके लिए टाइम भी निकल सकता है। थोड़ी सी ज़ाहिर है तंगी होती है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। जबरदस्त। अब क्योंकि सियासत को इबादत समझ के आप करिए ताकि ये लोगों की खिदमत करना भी एक अल्लाह ज्यादा खुश होता है कि उसके बंदों की खिदमत की जा रही है। तो ये बताइएगा कि अब आखिरी सवाल है इस प्रोग्राम का, हम आपसे प्रोग्राम करते रहेंगे। कोई और यूरोप में या किसी भी मुल्क में बच्चा सियासत में आना चाहता है तो उसको पहले कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि आप क्या रहनुमाई करेंगी आने वाली नस्लों का या जो भी सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल किया है। अव्वल तो ये है कि आपको दिलचस्पी होनी चाहिए माशरे में कि माशरा कैसे चल रहा है, कौन सी खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं। और इसके अलावा बहुत ये भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप कौन सी पार्टी, कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको जो पार्टीज़ के प्रोग्राम होते हैं, हर पार्टी के, पूरे यूरोप में ये होता है कि जो पार्टियाँ होती हैं उनके अपने प्रोग्राम होते हैं ना, कि उन्होंने किस चीज़ के लिए वो लड़ना चाहेंगे या वो क्या तब्दीली चाहते हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आप देखें कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ दिलचस्प नहीं लगती, लेकिन जो आपको कह लें कि जिसके लिए आप काम भी करना चाहते हैं। सबसे अव्वल तो ये होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपने अपनी पार्टी चुन ली है कि आपको किसको आप वक्त देना चाहते हैं, किसके लिए आप काम करना चाहते हैं, तो फिर आप को टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें टाइम आपको देना पड़ता है, सुबह शाम काफ़ी वक्त होता है, बहुत सी मीटिंगें होती हैं। आपका फ़ायदा ये है कि जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उस पार्टी को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने आइडियाज़ जो हैं, जो आपके पास हैं, वो आप पेश कर सकते हैं और वो जो उनके पार्टीज़ के प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर भी तब्दीली लेके आ सकते हैं। ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। इस तरीके से आप उस पार्टी का एक हिस्सा बन जाते हैं जिसमें आपने अपने आइडियाज़ भी शामिल कर लिए हैं। फिर ये होता है आगे फैसला, तो ये होता है ना कि आप खड़े होना चाहते हैं सीट के लिए या नहीं। इसके लिए जो है नॉमिनेशन की जाती है, वो पार्टीज़ करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सारा वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। जब वो नॉमिनेशन करते हैं तो फिर वो पार्टीज़ वाले ही देखते हैं कि किसको किस सीट पे या किस लेवल पे पेश किया जाए। वो जो है उसमें तो ज़ाहिर है वो फिर काबिलियत भी देखते हैं, उसमें वो ये भी देखते हैं कि आपने पहले क्या कुछ किया हुआ है, आपका कितना आप कितने एंगेज हैं उस कोज़ के लिए। और उसके लिहाज से फिर आगे अगर आप इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला तरक्की भी होती है। लेकिन पॉलिटिक्स जो मेरे नज़रिए से है वो ये है कि आप आवाम के लिए, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ आपने उठानी है। तो उसके साथ ही आप अपने आप को भी तब्दील कर रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन मैं कहूँगी कि नौजवान जो है वो ज़रूर आगे आएँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में पता करेंगे, क्योंकि ऐसा यूरोप में तारकीन वतन के खिलाफ तहरीकात उठ रही हैं, दाएं बाजू की पार्टियां वो सर उठा रही हैं, जर्मनी में भी और दूसरी जगह भी। अगले प्रोग्राम में हम आपसे पता करेंगे कि एक तारकीन वतन जब यहाँ आता है उसको हकूक मिल जाते हैं तो वो फिर मुआशरे में क्या क्या करे ताकि उसका नाम, पाकिस्तान का नाम, अपने मुआशरे का नाम रोशन करे। ये थी एक स्पेशल गेस्ट हमारी अतिया मिर्जा साहबा, जो कि काउंसलर बन चुकी हैं ओस्लो सिटी काउंसिल की। तो फिर इनसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। नाजरीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, कोई कमेंट्स करना चाहें, कोई राय देना चाहें तो जरूर। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।